अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम फास्फाजीन के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लेता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फास्फाजीन अगर हम देख लेते हैं तो फास्फाजीन हमारे पास ऐसा कंपाउंड आ जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फास्फोरस और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। फास्फो रिप्रेजेंट करता है फास्फोरस को और एज रिप्रेजेंट करता है नाइट्रोजन को। हमें पता है कि फास्फोरस और नाइट्रोजन एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं जिसका नाम है 5A और फास्फोरस का एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। फास्फोरस के वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज में फर्क ये है कि फास्फोरस d ऑर्बिटल इस्तेमाल करता है, इसके पास d ऑर्बिटल मौजूद होता है, जबकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल मौजूद नहीं होता और ये d ऑर्बिटल यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो फास्फोरस d ऑर्बिटल्स के यूटिलाइज करने की वजह से 5 बॉन्ड्स बनाने की सलाहियत रखता है, जबकि नाइट्रोजन के पास ये प्रॉपर्टीज नहीं होती। तो ये कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 3 बॉन्ड्स बनाएगा। तो हम फास्फाजीन में देखेंगे नाइट्रोजन हमें 3 बॉन्ड्स बनाया हुआ मिलेगा और जबकि फास्फोरस 5 बॉन्ड्स हमें बना के वे मिलेगा। ये 5 बॉन्ड्स यहाँ पे बनाएगा। अब फास्फाजीन को ये नाम क्यों दिया गया, इसको हम फास्फाजीन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो कंपाउंड है, इसकी प्रॉपर्टीज बोराजीन और बेंजीन के साथ मुशाबिहत रखती हैं। इसका स्ट्रक्चर, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बोराजीन और बेंजीन के साथ मुशाबिहत रखती हैं, तब ही इसके स्ट्रक्चर्स को भी या इसको भी नाम फास्फाजीन दिया गया। इसको हम एक और नाम भी देते हैं फास्फोनाइट्राइल्स। इसको फास्फोनाइट्राइल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक नाइट्राइल से मुशाबिहत रखता है। ये ऑर्गेनिक नाइट्राइल्स के साथ मुशाबिहत रखता है। अब ऑर्गेनिक नाइट्राइल्स कौन से हैं? अल्काइल ग्रुप, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, हम इसको कहते हैं ऑर्गेनिक नाइट्राइल्स। ये जो कंपाउंड्स कहलाता है हम इसको कहते हैं ऑर्गेनिक नाइट्राइल्स, ठीक है। लेकिन अगर हम फास्फाजीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास जो एक मोनोमर हमारे पास मौजूद होता है वो किस तरह का होता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह बनता है। ये फास्फोरस है और फास्फोरस और नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। इसके साथ कोई वेरिएबल ग्रुप अटैच हो सकता है, उसको हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिलहाल। अब अगर हम इस दोनों स्ट्रक्चर में देखें तो कार्बन की जगह पे इसके पास यहाँ पे क्या फास्फोरस आए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर इस ऑर्गेनिक नाइट्राइल से मुशाबिहत रखता है। तो कार्बन के आने की वजह से इसको ऑर्गेनिक कहा, लेकिन अब फास्फोरस के आने की वजह से इसको कहेंगे फास्फो। हम इसको कहेंगे फास्फोनाइट्राइल। तो इसको फास्फोनाइट्राइल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक नाइट्राइल से मिलता है। और फास्फाजीन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज, इसके में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो कि डिलोकलाइज करता है वो बोराजीन और बेंजीन जैसा डिलोकलाइज करता है, कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, तभी हम इसको फास्फाजीन कहते हैं। अब ये जो फास्फाजीन का ये वाला स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया है, इसका जो स्ट्रक्चर हमारे पास ये मौजूद है, अगर इस स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं जो फास्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है और एक इसके पास सिग्मा बॉन्ड है, एक यहां पे सिग्मा बॉन्ड है। अब हर एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल हो और स्टेबिलिटी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पाई बॉन्ड्स के मुकाबले में जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्टेबल होता है और इन दोनों के बीच में 2 पाई बॉन्ड्स हैं। तो नाइट्रोजन भी चाहता है कि वो पाई बॉन्ड्स को किसी न किसी तरीके से सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट करे और फास्फोरस भी चाहता है
कि वो भी किसी ना किसी तरीके से इस पाई बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट करें। तो दोनों की मर्जी है कि ये पाई बॉन्ड्स को सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट करें। तो ये एक पाई बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं और एक पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करके ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिग्मा बॉन्ड में। यहां पे एक पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का इस तरफ आ जाएगा और इसका यहां पे आ जाएगा। अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब फास्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस तरफ लेके आया तो इसकी वैलेंसी एक अनसेटिस्फाई, अभी नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे एक अनसेटिस्फाई और यहाँ पे फास्फोरस की वैलेंसी अनसेटिस्फाई, और इसके साथ ये R जो कि वेरिएबल ग्रुप है ये अटैच हो जाते हैं। और इस तरह यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में बंद करके ये अपने ही साथ अपने यूनिट रिपीट करना शुरू कर देते हैं और पॉलीमर्स बनाना शुरू कर देते हैं। अब जो हम फास्फाजीन की बात करेंगे वो हम पॉलीफास्फाजीन की तरफ आ जाएंगे, यानी पॉलीमर्स की फॉर्म में आ जाएंगे। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्यों किया, क्योंकि अब दो पाई बॉन्ड्स की बजाय फास्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में एक पाई बॉन्ड बन गया। सिग्मा बॉन्ड तो ऑलरेडी मौजूद है। अब पहले जो इसके पास दो पाई बॉन्ड थे, उस एक पाई बॉन्ड में से नाइट्रोजन ने भी उसको सिग्मा में कन्वर्ट कर लिया और फास्फोरस ने भी उसको सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट कर लिया। तो पाई बॉन्ड जो कि पहले इसको अनस्टेबल बना रहा था, अब इसकी स्टेबिलिटी कुछ बढ़ गई है। वो किस वजह से बढ़ गई है, क्योंकि पाई बॉन्ड्स को कन्वर्ट किया सिग्मा बॉन्ड में। अब यहाँ पे जो N की वैल्यू हम लगा रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे कि पॉलीफास्फाजीन। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया ये पॉलीफास्फाजीन है। ये पॉलीफास्फाजीन हमें चेन पॉलीमर्स की फॉर्म में भी मिल सकते हैं, ये चेन भी बना सकते हैं, और ये हमें साइक्लिक पॉलीमर्स की फॉर्म में भी मिल सकते हैं। इस पॉलीफास्फाजीन को आगे हम तीन कैटेगरीज में आगे हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। इसकी वैरायटीज हम देखते हैं, ये डिपेंड करते हैं आर ग्रुप पे। इसकी जो वैरायटीज आ गई है ये आर ग्रुप की चेंज होने की वजह से आ गई है। अब आर ग्रुप पे डिपेंड करते हैं, आर ग्रुप को चेंज करते जाएंगे तो हमें कुछ तीन तरह की वैरायटीज मिल जाएंगी। एक आ जाता है पॉलीफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड। अगर यहाँ पे आर ग्रुप क्लोरीन है तो ये बन जाएगा पॉलीफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, और अगर यहाँ पे आर ग्रुप मिथॉक्सी है तो ये बन जाएगा पॉली डाइमिथॉक्सी। डाई यहाँ पे इसलिए लगाएंगे क्योंकि एक मिथॉक्सी ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, दूसरे वाला मिथॉक्सी ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर आर ग्रुप इथॉक्सी है और यहाँ पे भी डाई लगाएंगे क्योंकि एक इथॉक्सी ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा वाला इथॉक्सी ग्रुप यहाँ पे दूसरे आर की जगह पे आ जाएगा। तो अगर क्लोरीन है तब हम इसको कहेंगे पॉलीफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, और अगर मिथॉक्सी ग्रुप है तब हम इसको कहेंगे पॉली डाइमिथॉक्सी फास्फाजीन, और अगर इथॉक्सी ग्रुप है तब हम इसको कहेंगे पॉली डाई इथॉक्सी फास्फाजीन। तो इसकी जो वैरायटीज आ रही हैं आगे आर ग्रुप के वेरी करने की वजह से आ रही हैं। तो ये आर क्लोरीन भी हो सकता है, ये आर मिथॉक्सी भी हो सकता है, यही आर इथॉक्सी भी हो सकता है। अगर ये आर क्लोरीन है तो कहलाएगा पॉलीफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, यहां पे मिथॉक्सी है तो पॉली डाइमिथॉक्सी फास्फाजीन, और अगर इथॉक्सी है तो पॉली डाई इथॉक्सी फास्फाजीन। हमारा जो मेन फोकस होगा, जो हम डिस्कस करेंगे, हम पॉलीफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स को डिस्कस करेंगे, जो हमें साइक्लिक फॉर्म में मिलता है, ट्राइमर की फॉर्म में मिलता है। ऐसे 3 यूनिट्स मिल जाते हैं और पॉलीफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स बनाते हैं। हम जो प्रॉपर्टीज इस पॉलीफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स की डिस्कस करेंगे वही प्रॉपर्टीज हमारे पास इस डाइमिथॉक्सी की भी आ जाएंगी, डाइइथॉक्सी की भी आ जाएंगी, बॉन्ड एंगल्स वगैरह सारी प्रॉपर्टीज वही आ जाएंगी, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अब अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो प्रॉपर्टीज हमारे पास आ रही हैं वो क्या है, स्ट्रक्चर को अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पे फास्फोरस है, ये क्लोरीन, फास्फोरस अपने 2 बॉन्ड 2 क्लोरीन के साथ सेटिस्फाई करते हैं, 2 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन 1 बॉन्ड आगे जाके यूटिलाइज करेगा और यहाँ पे फास्फोरस भी आगे जाके। अब यहाँ पे जो N की वैल्यू है वो 3 है, ये ट्रिमर की फॉर्म में हमें ट्राइमर की फॉर्म में हमें मिल जाता है कि 3 हमने ये मोनोमर्स मिलाने हैं तो हमें पॉलीफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स मिलेगा।
अब जो हम इस स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा, हम इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, NpCl2 ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं N3P3 और Cl6। ये रिंग की फॉर्म में हमें मिलेगा, जो बेंजीन जैसा रिंग या बोरोजीन जैसा रिंग ये बनाएंगे, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स की डीलोकलाइजेशन भी होगी। अब जब हम इसके रिंग स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो रिंग स्ट्रक्चर में हमें सबसे पहले इसके हाइब्रिडाइजेशंस को भी देखना है। हम हाइब्रिडाइजेशंस को भी साथ साथ फोकस करते जाएंगे कि यहाँ पे नाइट्रोजन की क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है और फास्फोरस की क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है। फास्फोजीन में या फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड में जो नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, और फास्फोरस जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। ठीक है, फास्फोरस sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है और नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। अब यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे फास्फोरस फिर नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस नाइट्रोजन, फास्फोरस और नाइट्रोजन। फास्फोरस नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे फास्फोरस नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे फास्फोरस नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड। इस फास्फोरस के पास क्लोरीन है, इस तरह इस फास्फोरस के पास भी 2 क्लोरीन है, और इस फास्फोरस के पास भी 2 क्लोरीन है। ये है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा है, लेकिन ये जो हमें स्ट्रक्चर दे रहा है, ये प्लेनर 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर हमें दे रहा है। प्लेनर है, सिक्स मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके साथ साथ जितने भी फास्फोरस और नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ है, वो भी इक्वल है, और फास्फोरस नाइट्रोजन जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी तकरीबन इक्वल ही इसमें होती है। तो यहां पे हम देखते हैं कि इन प्रॉपर्टीज ने क्या बताया कि ये प्लेनर 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, और फास्फोरस नाइट्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है, फास्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, एक्सिस एनालिसिस से हमें ये भी पता चला है कि ये बॉन्ड लेंथ भी इक्वल होती है, और फास्फोरस नाइट्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है और एंगल वगैरह ये भी तकरीबन बराबर ही होती है। तो इससे पता ये चलता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डीलोकलाइजेशन हो जाती है, और ये डीलोकलाइजेशन, ये सारी प्रॉपर्टीज ये साबित करती हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डीलोकलाइजेशन हो जाती है। ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इसको स्टेबिलिटी देता है, ये इसको स्टेबिलिटी देता है। अगर ग्रुप वायरी कर भी जाते हैं, जिस तरह ये आर ग्रुप है, ये वायरी कर भी जाते हैं, तो इसका जो प्लेनर स्ट्रक्चर है ये डिस्ट्रॉय कर जाता है। प्लेनर तो फिर नहीं रहता, प्लेनरिटी कुछ खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी जो इसकी स्टेबिलिटी है, इसकी स्टेबिलिटी पे फर्क इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। जो स्टेबिलिटी इसको मिल जाती है वो डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मिल जाती है, या डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स की वजह से मिल जाती है। इस डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स पर इंशाल्लाह हम एक और वीडियो बनाएंगे कंप्लीट डिटेल के साथ। 2 थ्योरीज जो इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में दी गई है, उन 2 थ्योरीज को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम डीलोकलाइजेशन पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इसको जो स्टेबिलिटी मिलती है वो इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन की वजह से मिलती है। अगर आर ग्रुप चेंज भी हो जाता है, तो आर ग्रुप के चेंज होने की वजह से स्ट्रक्चर्स की प्लेनरिटी कुछ खत्म हो जाती है, लेकिन जो बॉन्ड लेंथ होते हैं वो इक्वल रहते हैं, बॉन्ड एनर्जी भी कुछ इक्वल रहती है, और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की जो डीलोकलाइजेशन है इस पे फर्क नहीं पड़ता। तो यही डीलोकलाइजेशन इसको स्टेबिलिटी दे रहा होता है। हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात की कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी पाई जाती है। नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज होता है और फास्फोरस sp3 होता है।
अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो नाइट्रोजन है यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन फास्फोरस के साथ इसके यहाँ पे एक जो यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है और दूसरा बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्म में पाया जाता है। तो इस डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और एक इसके पास लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की वजह से बनते हैं। तो इसमें एक एस होता है, ये पी है और ये पी है, तो एक एस और 2 पी मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो जो लोन पेयर इसके ऊपर मौजूद होता है वो लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में मौजूद होते हैं। अब अगर पाई बॉन्ड्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड्स हैं, ये पाई बॉन्ड जो एक पी ऑर्बिटल रह जाता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होता है, जो फास्फोरस के साथ उसके डी ऑर्बिटल के साथ मिलकर वो पाई बॉन्ड बना लेता है। अब यहाँ पे अगर हम फोकस कर लेते हैं फास्फोरस का, जो फास्फोरस और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का अगर हम देख लेते हैं इसका एटॉमिक नंबर 7 है। हमने देखा कि 1s2 इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ये 2s2 है, 2px, 2py है और 2pz है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। ये एक s और 2 p मिल जाते हैं और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लेते हैं। ये वाला लोन पेयर है जो कि एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में पड़ा रहता है और ये वाला जो pz ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये पाई बॉन्ड में इस्तेमाल होता है, ये पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है, इसका पाई बॉन्ड बनता है। अब जब हम फास्फोरस की बात कर लेते हैं तो फास्फोरस में हम देखते हैं कि फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो 15 है। तो इसका 1s2, 2s2 है, 2p6, उसके बाद 3s2 आ जाता है और 3p2 आ जाता है, सॉरी 3p3 आ जाता है और 3d इसके पास है लेकिन वो खाली है, एम्प्टी है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है और वो 3d के एक ऑर्बिटल में चला जाता है, ठीक है। अगर हम एक्साइटेशन स्टेट में देखें, ये इसका वायलेंस शेल है तो यही जाके बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले सकते हैं। ये s है, 1 2, ये p ऑर्बिटल है, 1 2 3, 1 2 3 4 और ये बन जाता है 5, ये 3d है, ये 3d ऑर्बिटल है, ये आ गया 3p ऑर्बिटल है और ये है 3s। यहाँ पे पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन ने जंप लगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 3d में आ गया जो कि अब एम्प्टी है। अब हम देख सकते हैं कि एक्साइटेशन स्टेट में फास्फोरस टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड बनाता है। फास्फोरस अपने 3 p ऑर्बिटल्स को और एक s ऑर्बिटल को मिक्स करके sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लेते हैं। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है वो sp3 हो जाती है। इसमें से ये 2 समझ लो कि एक sp3 क्लोरीन के साथ, दूसरे वाला sp3 भी क्लोरीन के साथ अटैच करते हैं, एक sp3 नाइट्रोजन के sp2 के साथ सिग्मा बॉन्ड के साथ और दूसरा भी नाइट्रोजन के दूसरी तरफ सिग्मा बॉन्ड के साथ अटैच कर लेते हैं। 4 बॉन्ड इसके ये पूरे हो गए। इस तरह ये और ये वाला जो 3d ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है, ये 3d ऑर्बिटल इसका अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ का जो 3d इसका 3d आ जाते हैं और इस नाइट्रोजन का 2pz आ जाता है और ये आपस में मिलकर पाई बॉन्ड बनाते हैं और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, डी पाई पी पाई बॉन्ड बनता है, जबकि कार्बन में जो बेंजीन में जो पाई बॉन्ड बनता है वो पी पाई बॉन्ड बनता है। ये डिफरेंस यहाँ पे आप लोगों ने इसको नोट करना है कि जो फास्फाजीन में जो पाई बॉन्ड बनता है वो डी पाई पी पाई बॉन्ड होता है और जबकि बेंजीन में जो पाई बॉन्ड बनता है वो पी पाई और पी पाई बॉन्ड होते हैं। तो इस तरह हमने देख लिया कि जो फास्फाजीन है
या फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड है, उसमें नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसमें जो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2, और जो फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। और यहाँ पे हमने पाई बॉन्डिंग को भी डिस्कस किया। इसमें जो पाई बॉन्डिंग पाया जाता है वो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है। ठीक है, इसमें जो पाई बॉन्डिंग है वो फास्फोरस का डी ऑर्बिटल है, ये फास्फोरस का है, और ये p ऑर्बिटल किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। तो नाइट्रोजन का p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और फास्फोरस का d अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये आपस में मिलकर डी पाई पी पाई बॉन्ड बना लेते हैं। जबकि बेंजीन में जो बॉन्डिंग पाया जाता है, बेंजीन के लिहाज से हम देख लेते हैं, तो बेंजीन में हमने कहा कि उसमें जो पाई बॉन्डिंग पाया जाता है वो p पाई और p पाई, ये किस में होता है, ये बेंजीन में होता है। अब उसके बाद अगला हमारे पास अगली प्रॉपर्टीज की आ जाती है वो बेसिक कैरेक्टर है। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर से पहले हम इसके रेजोनेंस को देख लेते हैं कि ये रेजोनेंस हमारे पास शो करता है। ठीक है, और मैंने पहले भी बताया कि इसका जो मुकम्मल डिलोकलाइजेशन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, अभी हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। तो ये इसी तरह जो रेजोनेंस है बेंजीन की तरह रेजोनेंस शो करते हैं हम। यहाँ पे फास्फोरस है, नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस आ जाता है और नाइट्रोजन, फास्फोरस है और यहाँ पे नाइट्रोजन। फास्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, फास्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, इस तरह यहाँ पे क्लोरीन अटैच है और यहाँ पे भी 2 क्लोरीन अटैच है। ये ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं। जो पहले सिंगल बॉन्ड थे अब वो डबल बॉन्ड बन जाएंगे। फास्फोरस नाइट्रोजन, यहाँ पे फास्फोरस नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस और फिर नाइट्रोजन आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फास्फोरस नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड। जो पहले डबल बॉन्ड्स थे अब वो सिंगल बॉन्ड्स बन गए और जो सिंगल बॉन्ड्स थे वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुए। ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, इस तरह यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे और यहाँ पे। हमने देखा कि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद है, इसके पास भी मौजूद है, इसके पास भी लोन पेयर मौजूद है, इसके पास भी लोन पेयर मौजूद है। अब ये लोन पेयर इसको जो कैरेक्टर दे देता है, जो इसको एक और प्रॉपर्टीज देता है, वो इसकी प्रॉपर्टी है बेसिक कैरेक्टर, बेसिक प्रॉपर्टी है। जो फॉस्फेजीन होते हैं ये नेचर में बेसिक होते हैं। बेसिक क्यों होते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन के पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में जो एक इसका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसमें इसके पास लोन पेयर मौजूद होता है। जिस तरह हम देख लेते हैं कि मेरे पास ये नाइट्रोजन है, ये मेरे पास यहाँ पे एक लोन पेयर है जो कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। एक इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है जो कि बॉन्ड बना लेता है, और ये वाला इसका अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, ये लोन पेयर है। ये लोन पेयर इसको लीवस बेस बना लेता है। ये किसी को भी ये लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। इस लोन पेयर की मौजूदगी की वजह से ये बेस कहलाता है। ठीक है, और ये किस में मौजूद है? ये sp2 ऑर्बिटल है, ये भी sp2 है और ये sp2 है और ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मौजूद होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, ये लोन पेयर इसको जो प्रॉपर्टीज देता है वो प्रॉपर्टीज की बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक कैरेक्टर है। उसके बाद बॉन्ड एंगल है और बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, एक्सरेज एनालिसिस ने हमें जो उसके एनालिसिस किया गया, एक्सरेज के जरिए इसका एनालिसिस किया गया, तो हमें इसके बॉन्ड एंगल्स का भी पता चला और बॉन्ड लेंथ का भी पता चलता है, पता चल गया। जो ये इस बात को तरजीह देते हैं या इस बात को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि इसकी जो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है वो डिलोकलाइज रहता है, इसमें एरोमेटिसिटी पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल्स को अगर हम फोकस कर लेते हैं कि बॉन्ड एंगल्स कितने होते हैं, तो फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 108 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक पाया जाता है। यानी किसी में 108 डिग्री लिखा होता है, किसी में 100 डिग्री, तो इसके बीच में ही हमें एंगल मिल जाता है इसका। यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूं तो ये जो फास्फोरस
और क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे जो एंगल पाया जाएगा वो एंगल लगभग कितना होता है, ये कहीं पे 108 डिग्री लिखा हुआ है, कहीं पे 100 डिग्री है, तो ये इसके बीच में ही इसका एंगल आ जाता है। ठीक है, ये बॉन्ड एंगल फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में। लेकिन इस फास्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में देखते हैं तो ये लगभग हमें 118 डिग्री से लेकर 120 डिग्री तक ये एंगल आ जाते हैं। इसके बीच में जो एंगल पाया जाता है वो 118 डिग्री से लेकर 120 डिग्री, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जो फास्फोरस है और क्लोरीन, इनके बीच में जो एंगल पाया जाता है वो 108 डिग्री से लेकर, कोई इसको 100 डिग्री किसी बुक्स में लिखा होता है, किसी बुक्स में 108 भी लिखा होता है, तो इसकी इंटरमीडिएट आ जाता है। इसी तरह अगर हम फास्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में एंगल देख लेते हैं तो ये कितना आता है, ये 118 डिग्री से लेकर कोई 120 डिग्री तक आ जाता है। ठीक है, ये इसमें बॉन्ड एंगल्स होते हैं। इसी तरह अगर बॉन्ड लेंथ की हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो 158 पिकोमीटर है, और जबकि फास्फोरस और क्लोरीन में जो बॉन्ड लेंथ पाया जाता है वो 199 पिकोमीटर है। बॉन्ड लेंथ जो हम देखेंगे वो नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में, और इसके साथ साथ हम फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में, इसमें जो बॉन्ड लेंथ आ जाता है वो है 158 पिकोमीटर, और इसमें जो बॉन्ड लेंथ आ जाता है वो है 199 पिकोमीटर। ठीक है, ये चंद प्रॉपर्टीज हमने जो फास्फाजीन का स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड हमने चंद प्रॉपर्टीज देख लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिलोकलाइजेशंस को भी डिस्कस करेंगे, हम इसके साथ साथ इसकी प्रिपरेशंस को भी डिस्कस करेंगे, और इसकी और जो चंद प्रॉपर्टीज आ जाती है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।